हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है बुधवार और आपको पता है कि बुधवार के दिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में फिजिक्स को कवर करना होता है। तो आज हमने इस वीडियो में घटना चक्र से साइंस का फिजिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स के लेकर आया जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आपने कल की वीडियो नहीं देखा था जिसमें केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चंस कराया गया था तो ज़रूर देखिए। और इसका पीडीएफ यानी ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा होगा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। देखिए न्यूटन के गति का जो पहला नियम है इसे हम लोग जड़ता का नियम यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे गैलीलियो के नियम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनता है कि पदार्थ के संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है। तो आपको पता है कि पी बराबर क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है एम भी मास गुने वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संवेग और वेग के अनुपात, अगर हम यहाँ पे पी बाई भी कर दे तो हमें मिलेगा क्या, एम मिलेगा यानी कि द्रव्यमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में वैक्यूम मीडियम में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण यहाँ पे होता है जो कि हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, क्योंकि उसमें गुरुत्व नहीं होता है, कोई भी गुरुत्व नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हम क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे जो अंतरिक्ष अभियानों में यानी कि लंबे समय तक अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पीसीएच है और अस्थियों के घनत्व में यानी कि जो उनका बोन डेंसिटी होता है वो भी कम होने लगता है, कमी का सामना करना पड़ता है। और अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ जो होती हैं यानी कि जो हड्डी होती है वो कमज़ोर भी हो जाती है, यानी ज़्यादा समय तक रहने पर स्पेस में प्रॉब्लम होने लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो कि सुमेलित क्रम में है। तो यहाँ पे चलिए मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ मैच होगा। यहाँ पे अगर हम मैडम क्यूरी की बात करें तो इनका संबंध रेडियम से हो जाएगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, फर्स्ट का 2 के साथ मैच होगा। उसके बाद पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन 1928 में खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल अभी तक तो मैच कर ही रहा है। एक्सरे की बात करें तो एक्सरे यहाँ पे रॉन्टजन हो जाता है, सी का 4 के साथ ये भी सही है। और चेचक के टीके की जो खोज की गई थी एडवर्ड जेनर ने किया था। तो कुल मिलाकर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। साथ ही साथ इसके संबंध में देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया कि रेडियम तत्व की खोज पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किया था। एक्सरे किरण की खोज 1895 में रॉन्टजन ने किया और साथ ही साथ एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम जो घड़ी होती है तीव्रता से चलती है किस मौसम में। तो ध्यान रखना है कि तीव्रता से चलती है वो शीतकाल में, जबकि सुस्त पड़ जाती है ग्रीष्म ऋतु में। दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेज़ी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ और आवर्त काल घट जाता है, जबकि इसका उल्टा होता है, ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ और आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगा। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घट जाती है, यानी सी यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, जिसे श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहा जाता है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने के साथ घट जाती है और यही कारण होता है कि जून माह में सीरा जनवरी माह की तुलना में कम श्यान होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी की आपेक्षिक जो घनत्व होता है सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस टेम्परेचर पर होता है। सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि आयतन इस टेम्परेचर पर सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से लिखा गया, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अधिकांशतः द्रव में गर्म करने पर उसका आयतन में वृद्धि होता है परंतु घनत्व में कमी होता है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र को 0 डिग्री सेल्सियस से
पानी को गर्म किया जाए तो 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ध्यान रखिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है न्यूनतम होता है और इस पर घनत्व जो कि अधिकतम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह कौन सा है? किस वेवलेंथ के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी 5500 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसके संबंध में कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग के लिए, तो पीले हरे रंग के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुग्राही माना जाता है हमारा आँख। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त जो कि एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सकल आंतरिक परावर्तन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। डी बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं कि एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है और यह प्रकाश की सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होने का मतलब ये हुआ कि वो जो रंग होगा स्पेक्ट्रम के बाद जो बिखरता है, जैसे श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होता है और जो रंग सबसे कम बिखरेगा यानी कि स्कैटरिंग होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाल रंग का जो कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। तो फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यही कारण होता है कि लाल रंग को हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका मान 7.5 × 10⁻5 -5 सेंटीमीटर होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के रोग को मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा ठीक किसको किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। परावर्तित करता है यानी सी बिल्कुल सही होगा। हम यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियरली पढ़ सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती है, आपतित का मतलब कि किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह उससे परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ती है। ठीक है, आँखों पर पड़ती है और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तुओं के रंग को निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई वस्तु है और ये ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ करके हमारे आंखों पर पहुंचता है तो ये डिसाइड करता है कि ये रंग किस तरह का है। जो रंग इस पर हो, जो रंग ये होगा उसी वही रंग हमारे आंखों पर पड़ता है और हम पता कर पाते हैं कि हाँ ये ब्लैक कलर है या फिर वाइट कलर है, इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम जो कि समान होते हैं? दोनों बराबर होता है। -40 डिग्री जो होता है वो सेंटीग्रेड में भी बराबर होगा और फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या होता है? इसका आयतन घट जाता है। इसका आयतन घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। जब बर्फ़ पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगला, परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव जो तापमान होता है उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे केल्विन में बात करें तो ये आपका केल्विन में 0 डिग्री केल्विन होता है। देखिए, परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। परम शून्य तापमान जो कि केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस को परिभाषित किया जाता है। सेल्सियस में परम शून्य ताप पूछे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 0 केल्विन, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? एकदम फीफियाई प्रश्न है, इसको याद रखना। यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो आयतन पहले क्या होगा कि पहले घटता है और बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। चलिए इसको बारीकी से समझ लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा गया, 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि जल का तापमान गिराया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है
आपको तो पता था, ऊपर में क्वेश्चन बताया गया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, आयतन उसका कम होता है। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व जो होगा वो बढ़ने पर आयतन घटेगा, लेकिन बाद में 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ़ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने पर आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले आयतन घटेगा, बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि कॉस्मिक जो किरणें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल देखिए क्या कह रहा है कि कॉस्मिक किरणें होता है। कॉस्मिक किरणें क्या होता है, तो हम यहाँ पे राइट आंसर किसे टिक करेंगे। कॉस्मिक किरणें एक प्रकार का हम राइट आंसर कहेंगे आवेशित कण होता है। ठीक है, आवेशित कण होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में लिखा गया कि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता। ऊपर में क्वेश्चन था चुंबकीय विकिरण नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही कि चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होता है। आवेशित कण होता है जो कि अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करता है, कॉस्मिक किरणें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हम यहाँ पे टिक करेंगे कि एक प्रकार का आवेशित कण होता है। अगला प्रश्न क्या है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। इसका कारण क्या होता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता है। इसका कारण ये होता है कि ध्वनि के गमन के लिए, यानी कि ध्वनि के प्रचारित करने के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, वैक्यूम मीडियम में ध्वनि नहीं चलता। इस वजह से यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। यानी बात यहाँ पे रिमोट की जा रही है। जब हम लोग रिमोट यूज़ करते हैं तो उसमें लोग दूर से ही कंट्रोल करते हैं टीवी को, तो उसमें क्या होता है कि अवरक्त चुंबकीय विकिरण होता है। ठीक है, अवरक्त किरण यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किस में किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा कैलकुलेटर, साथ ही साथ कार्डलेस, इलेक्ट्रिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, इन सभी में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। साथ ही साथ इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ के भी डायरेक्ट अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जलते हुए बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है सामान्यतः। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का जो सामान्यतः ताप होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे सही आंसर हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाला जो तार है इसकी विशेषता क्या होती है। फ्यूज़ में प्रयोग होने वाला जो तार होता है इसकी विशेषता ये होता है कि इसका उच्च प्रतिरोध होता है लेकिन गलनांक इसका निम्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उच्च गलनांक होता है लेकिन निम्न गलनांक होता है लेकिन प्रतिरोध इसका उच्च होता है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि फ्यूज़ में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज़ तार तुरंत गल जाए, जिससे कि विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की इस वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस थे, करीब यहाँ पे 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।